पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत के इरादे साफ है, आतंक और आतंकी दोनों को जड़ों से सफाया किया जाएगा। मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है और अब फैसलों पर फाइनल मुहर का वक्त आ गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बड़ी बैठकें करने जा रहे हैं और ये बैठकें पाकिस्तान को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है। इन बैठकों पर पूरे देश की नजर है। इससे पहले मंगलवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों के साथ 1.5 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तीनों सेना को खुली छूट दे दी है। तीनों सेनाएं चाहे जैसा भी उन्हें ठीक लगे वैसे देश के दुश्मनों को जवाब दे सकती है। मतलब यही है कि अब दहशतगर्दों और उनके आकाओं के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का वक्त है। लेकिन भारत क्या करेगा, इसके संकेत पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं और जल्दी से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। आज 4 बैठक करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सीसीएस की दूसरी बैठक है। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की भी आज बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीपीए की बैठक है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने जा रहे हैं। इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। जीतन राम मांझी, सर्बानंद सोनोवाल, राम मोहन नायडू भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इससे पहले आपने देखा कल पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया। जब देर शाम हाई लेवल मीटिंग होती है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सेना को खुली छूट दे दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद से निपटने के लिए टारगेट, टाइम और तरीका तीनों ही चीजें सेना खुद तय करे। कल इस बात ने क्लियर कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्शन ने यह क्लियर कर दिया कि अब भारत कूटनीति से आगे बढ़कर सीधे एक्शन की तरफ बढ़ रहा है। और आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। कल का दिन इसलिए अहम रहा, कल भी 2 बड़ी बैठकें हुई और आज 4 बड़ी बैठकें होने जा रही हैं और चारों ही बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 11 बजे का वक्त है जब सबसे पहले सीसीएस यानी कैबिनेट सुरक्षा कमेटी की बैठक होने वाली है। उसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की अहम बैठक होगी, जो तीसरी बड़ी मीटिंग है। कैबिनेट के आर्थिक मामलों की बैठक होने जा रही है और उसके बाद आखिर में कैबिनेट की बैठक होगी। यानी आज कुछ बहुत बड़ा फैसला इन मीटिंग्स के जरिए लिया जाएगा और आज सभी की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है कि आज जब ये चारों ही बैठक होंगी तो अंतिम नतीजा क्या निकलने वाला है। क्योंकि इससे पहले केंद्र सरकार ने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। और देखिए आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि अब भविष्य क्या रहने वाला है, क्योंकि सभी की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है। और इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर आपका बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही इस वक्त निपुण आलम आयन फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ है, आपका भी स्वागत करूंगी। और कुछ खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे। कर्नल गोपाल सिंह रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एक एक करके सभी से चर्चा करेंगे। लेकिन सर सबसे पहले आपके पास आते हुए विनोद सर, क्या लग रहा है अब, क्योंकि कल 2 बड़ी बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी, आज 4 बड़ी बैठकें सर होने जा रही हैं। क्या आप मानते हैं कि भारत अब कूटनीति से आगे बढ़कर एक बहुत बड़े एक्शन की तैयारी कर रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, इस बात के संकेत तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अपने स्टेटमेंट में दिए थे कि भारत पाकिस्तान पर ऐसा एक्शन लेगा कि जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। क्योंकि कोई भी ऑपरेशन अगर इस लार्ज स्केल पे अगर एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसमें यकीनन काफ़ी समन्वय की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो इंटर सर्विसेज कोऑर्डिनेशन हो, चाहे जो आप देखिए सीएपीएफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके डीजी की मीटिंग होम मिनिस्टर साहब ने बुलाई थी और होम सेक्रेटरी ने उन्हें ब्रीफ किया था
क्योंकि इसमें पहली बात तो जितने भी हमारे बॉर्डर पे अगर कहीं कोई रीडिप्लॉयमेंट होना है तो उसमें उनको डिप्लॉय किया जाएगा जो लेस थ्रेटेंड सेक्टर्स हैं। जी। और जो रियर एरिया सिक्योरिटी है, क्योंकि अक्सर दुश्मन ये भी प्लान करता है कि साहब पीछे जो हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं या और कोई सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, हमारे कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं या इम्पोर्टेंट कोई हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, उनकी सुरक्षा भी हमें करनी पड़ेगी। अभी आप देखिए, क्योंकि जिस तरह से भारत ने कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, जी। तो हो सकता है कि पाकिस्तान के निशाने पे हमारे ये जितने भी बांध हों वो हों। हालांकि वहां उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, उनको एयर डिफेंस मुहैया मुझे पूरा यकीन है करा दी गई होगी, क्योंकि भारत कोई चांस लेना नहीं चाहेगा। तो जाहिर इन तौर पर इतने बड़े ऑपरेशंस में जनरली काफी समन्वय की जरूरत है, और इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि साहब प्राइम मिनिस्टर साहब बदस्तूर कंटिन्यूअस मीटिंग्स ले रहे हैं। जाहिर तौर पर सर, और अभी जिस बात का आपने जिक्र किया, जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं उनकी चिंता एक बड़ा विषय जरूर है। मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूं सर, आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे। इस वक्त निपुण सर भी हमारे से जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, अभी चूंकि कई ऐसी कंट्रीज हैं, कल भी हमने देखा 9 घंटे में 9 राष्ट्र अध्यक्षों से विदेश मंत्री डिस्कशन करते हैं। कई ऐसी कंट्रीज हैं जो खुलकर भारत के साथ हैं, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज भी हैं जो चाहती हैं कि शांतिपूर्ण आप हल निकालिए। अभी मैं देख रही थी कि यूएन की एंट्री भी हो गई है, जिस तरह से अभी दोनों कंट्रीज के बीच में तनाव बना हुआ है, और गुटेरेस की तरफ से एस जयशंकर से भी बातचीत की जाती है और उन्होंने फिर पाक पीएम से भी बातचीत की। वो चाहते हैं कि आप शांतिपूर्ण हल निकालिए, और इसीलिए दोनों ने फोन पर बात की। सर, ये जो शांति वाला सिनेरियो है, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? सर, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल। देखिए, जब हम शांति की बात करते हैं तो कि शांति की बात तो खुद पाकिस्तान को ध्यान में रखनी चाहिए थी, और मुझे लगता है कि शांति से हम शांति की बात, अब भी शांति की बात ही हम कर रहे हैं। हम तो जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो टेररिस्ट को फंड करने वाले जो लोग हैं, जो अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए थ्रेट्स हैं, उनके ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं, तो शांति के लिए ही तो है भाई। वॉर हम कर रहे हैं, हम तो महाभारत काल से, अब देखिए कृष्ण क्या कहते हैं कि शांति के लिए युद्ध है। और कल जो यूएन में हुआ, यूएन में ये कहा गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द था, भारत ने कभी भी इस तरह का शब्द किसी भी देश के लिए यूज नहीं किया। रोग स्टेट हमने कल पाकिस्तान को कहा। रोग स्टेट का मतलब ये होता है, जिसको हम लोग हिंदी में दुष्ट राष्ट्र बोलते हैं, दुष्ट राष्ट्र। हालांकि भारत ने कभी शब्द का प्रयोग नहीं किया। रोग स्टेट उसको कहा जाता है जो अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा हो, और दूसरा जो WMD को क्या कर रहा हो, एक्सपेंड कर रहा हो, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा हो, और कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप वहां पर हो। इस तरह के जो फीचर्स होते हैं, उस देश को कहा जाता है रोग स्टेट। तो रोग स्टेट कहकर भारत ने प्रमाणित कर दिया कि हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं जो विश्व की शांति के लिए। तो जो आपका विश्व की शांति को डिस्टर्ब करने वाला देश है वो पाकिस्तान है। और आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है, हमने 100 देशों के एम्बेसडर से हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री आपकी मिली। इसके अलावा देखें कि अफगानिस्तान में भी हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी वो विजिट करने के लिए गए, वहां भी बातें हुई हैं। 100 एम्बेसडर को हमने बाकायदा प्रमाण दिए हैं, और भी हम किसी भी देश की बात करें, सब देशों को हम प्रमाण दे रहे हैं। केवल टर्की तक आपको ध्यान होगा, टर्की को लेकर खबरें ये आ रही थी, पाकिस्तान फैला रहे थे पाकिस्तानी जो आपके पूरे मीडिया के ऊपर, कि टर्की की ओर से वेपन भेजे गए हैं। बाद में टर्की को ही एक रिलीज करना पड़ा, गवर्नमेंट रिलीज करना पड़ा कि हम ऐसा कुछ भी, कोई भी मटेरियल, कोई भी वेपन हम नहीं दे रहे हैं। केवल एक देश जो है जो आज पाकिस्तान के साथ खड़ा है वो है चीन। चीन ने भी, हालांकि चीन के एम्बेसडर ने इस हमले की निंदा की, लेकिन उसके बाद भी चीन जो है, प्रेसिडेंट की ओर से या उनकी गवर्नमेंट की ओर से कोई स्पष्ट मैसेज नहीं आया है, और पाकिस्तान को चीन ने अभी मिसाइल्स भेजे हैं। तो मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया आज इंडिया के साथ स्टैंड कर रही है, और ये सही बात है कि भारत जो अगर कोई भी एक्शन लेगा वो पीस के लिए लेगा। और मैं एक बात और कहूंगा, भारत तो इससे पहले भी पीस के लिए एक्शन ले रहा था ना। इससे पहले हमने, आप चाहे 2016 की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक, उससे बाद में हमने देखा बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई 2019 में। सर, हम तो कोशिश पहले भी ये करते रहे हैं कि आप इस तरह की कायराना हरकत ना करें, तो हमें इस तरह के एक्शंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपके खिलाफ लेने की। सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ, हिमांशु जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हिमांशु जी, आपका स्वागत करूंगी, आपके पास अभी लौटूंगी, लेकिन जल्दी से एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। भारत के एक्शन से पहले खौफ में इस वक्त पाकिस्तान। पाक ने 52 F-16 लड़ाकू विमान शिफ्ट कर दिए हैं। बलूचिस्तान एयरफील्ड पर तैनात किए गए हैं ये विमान,
और आपको देर रात का एक स्टेटमेंट याद होगा, पाकिस्तान के एक मंत्री देर रात ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो इस बात का जिक्र करते हैं कि मात्र 24 से 36 घंटे के अंदर भारत बड़ा हमला कर सकता है पाकिस्तान पर। और ये बौखलाहट साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है पाकिस्तान में, क्योंकि भारत ने अभी तो एक्शन लिया भी नहीं है। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ छूट दी है सेनाओं को और उससे ही पाकिस्तान बौखला गया है। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, आपके पास आते हुए अभी आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? हिमांशु जी, पूरा देश अब जवाब चाहता है, क्योंकि अब एयर स्ट्राइक से, सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, माफी के लायक कतई नहीं है। और जवाब क्या आपको लग रहा है कि इस बार ऐसा एक्शन होगा कि पाकिस्तान हमेशा याद करेगा? हिमांशु जी। छोटी सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि छोटे मोटे एक्शंस तो हम इनके खिलाफ लेते ही रहते हैं, बॉर्डर पे ये छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जो इस समय इन्होंने किया है वो हमारी रूह को कपा देने वाला है। सिर्फ हमारी नहीं, पूरे विश्व की रूह को हिला देने वाला है। निहत्थे लोगों पर जो आराम से अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे, उनको आपने टारगेट किया है। ये बहुत शर्मनाक चीज है, बहुत दुस्साहसिक भी है। तो इस समय जब तक अगर कोई आपको आपके घर में घुस के थप्पड़ मारता है, आपका फर्ज बनता है कि आप उसको उस समय ऐसा जवाब दें कि वो आगे कभी भी ऐसा दुस्साहस कभी किसी और के साथ ना कर पाए। और जो बहुत सारी राजनीतिक बैठकें हो रही हैं, सामरिक दृष्टि से इसकी समीक्षा हो रही है, समय भारत निर्धारित करेगा। देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके अपनी जगह चुनता है और अपने साजो सम्मान के साथ में ऐसा हमला करता है कि आपके शत्रु के पास में उस समय आपको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। इस समय पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब उससे जो गलती हुई है, जो इसने सपोले पाले हुए थे अपनी जगह पे, उन सपोलों से कैसे निपटा जाए। बहुत से ऐसा कहा जा रहा है कि पीओके। और हिमांशु जी, ये सिर्फ बैसरन घाटी में हुए हमले तक सीमित नहीं है। पिछले 6 दिन से हम देख रहे हैं एलओसी पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। अलग अलग सेक्टर्स में लगातार गोलीबारी की जा रही है। कब तक सहन करेंगे हिमांशु जी ऐसे? बिल्कुल सहन करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, हर सनातनी या हर हिंदुस्तानी 9 दुर्गा का पाठ करता है। आप चंडी को इवोक करते हो। आप किस लिए इवोक करते हो? शस्त्रास्त्र तभी हो सकता है जब आपके हाथ में शस्त्र हो, आपके पास बल हो। आज के समय जरूरत है कि हर औरत रणचंडी बने, हर हिंदुस्तानी अपने अंदर के महादेव को लेके आए और ऐसा तांडव मचाए कि पूरे विश्व को यह याद रहे कि हमें जवाब देना आता है। बात बैसरन घाटी की नहीं है, बात हमारे देश की है, बात हमारी मिट्टी की है, बात हमारे घर की है। और जब बात घर पे आ जाए तो हमें, हमारा धर्म कहता है कि हमें उसका मुंहतोड़ जवाब देना और अब भारत तैयार है हिमांशु जी, भारत तैयार है पूरी तरह से। और ये पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर जो इस वक्त गतिविधियां हो रही हैं, जो देश की एक्सपेक्टेशंस हैं, जिस तरह से जवाब देना चाहिए, लगता है इस बार उससे भी कड़ा जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। मैं आपके पास लौट रही हूं विनोद सर, आपके पास आते हुए अभी निपुण सर ने जिक्र किया था PL-15 मिसाइलों का कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की है। हालांकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसके बारे में अभी नहीं कहा, लेकिन रफाल को लेकर ये अगर PL-15 मिसाइलों की मैं बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने कोशिश की उसी का तोड़ निकालने की और इसी वजह से चीन ने मदद की पाकिस्तान की। सर, आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में भारत को फिक्र करने की जरूरत है क्या? जो गौर काबिल है वो ये है कि अगर आप रूस और यूक्रेन युद्ध को देखें तो आजकल जो युद्ध का प्रारूप है वो थोड़ा सा बदलता जा रहा है। अभी आप ये देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध था, उसमें 1:5 का रेशियो था, पावर रेशियो या जो उनकी ताकत का रेशियो था। लेकिन पूरा मतलब नेटो, अमेरिका और पूरा वेस्ट यूरोप उसके साथ था। तो आज 4थे साल में ये युद्ध चला गया है और यूक्रेन अभी भी लड़ रहा है।
तो अगर पाकिस्तान पर से की जो पावर है उसको देखा जाए तो वो कोई ताकत नहीं है भारत के खिलाफ। लेकिन अगर विदेशी ताकतें या जो दूसरे देश हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर उसकी मदद करेंगे तो वो इस बैटल को या इस वॉर को सस्टेन कर सकता है। क्योंकि आप ये देखिए मतलब 3 कंट्रीज के इस तरह के संकेत मिले हैं कि वो पाकिस्तान को सामरिक तौर पे मदद करना चाहेंगे। तो इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसका जो प्रेजेंट हालत है, जो उसका कॉम्बैट पोटेंशियल है, वो काफ़ी है। उसका जो इक्विपमेंट है वो आउटडेटेड हो रखा है, उनके टैंक्स के ओवरऑल्स नहीं हुए हैं, उनके एयरक्राफ्ट्स के ओवरऑल्स नहीं हुए हैं। तो उसके पास इतने संसाधन नहीं है, इतना डीजल और ये नहीं है। उसकी न्यूक्लियर इन्वेंट्री भी काफ़ी पुरानी है। अब कितने इफेक्टिव उसके पास न्यूक्लियर इन्वेंट्री है, उस पर भी सवालिया निशान लगाया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत को देखिए मतलब इन सब चीज़ों का आकलन करना पड़ेगा। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट पहले मतलब पढ़ाया जाता था वो आजकल उसमें एक शिफ्ट देखने को मिला है। तो थोड़ा सा ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है वॉरफेयर में या जो युद्ध प्रणाली है जी। उसमें उसके संदर्भ में इसको देखना पड़ेगा। तो भारत को एक अगर फुल स्केल युद्ध होता है तो एक लंबे एंगेजमेंट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ये देश इसकी मदद के लिए आ गए, क्योंकि उसको लड़ाकों की और सामरिक संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कई देश इसमें उसकी मदद करने को मतलब राजी हो गए हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 3 देशों ने इस तरह की इच्छा जताई है। तो भारत को वो फैक्टर भी जाहिर तौर थोड़ा पर सा सर इस पे भी सवाल ले लेती हूँ। निपुण सर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। निपुण सर, एक तरफ हम भारत के साथ ग्लोबली अगर देखें जो सपोर्ट भारत को मिल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अभी मैंने शांति को लेकर आपसे सवाल किया था, लेकिन अभी सर ने कहा कि 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो अभी पाकिस्तान के साथ है। आपको क्या लगता है, एक तो पाकिस्तान को किन किन कंट्रीज का सपोर्ट मिल सकता है? दूसरा, अगर हम ग्लोबली देखें, जो भारत की इमेज ग्लोबली है, अभी अगर ये सिचुएशन युद्ध जैसी आती है तो ग्लोबली सपोर्ट भारत को, आप उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? कौन कौन सी, चूंकि अभी भी अगर हम देखें 9 से 10 ऐसी कंट्रीज हैं जो भारत को सपोर्ट सर कर चुकी हैं, तो ग्लोबली तौर पर कितना इंपॉर्टेंट भारत के साथ हो जाता है इन कंट्रीज का सपोर्ट करना, और पाकिस्तान के साथ साथ और कौन कौन सी कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकती है सर? पावर्स को यानी कि देशों के सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 2 तरीके से देखा जाता है। एक तो रीजनल में कौन, यानी कि आपका क्षेत्रीय सपोर्ट किसको मिलेगा, जी। और क्षेत्रीय सपोर्ट बहुत मायने करता है इस तरह के वॉरफेयर के अंदर। हम देखें तो अफगानिस्तान का मुझे नहीं लगता जिस प्रकार से तालिबान गवर्नमेंट के साथ में पाकिस्तान के संबंध खराब है। और मैं भी देख रहा था कि हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी है विदेश मंत्रालय के, वो भी विजिट भी कर आए और एक अच्छी मीटिंग भी उनकी हुई। तो अफगानिस्तान की ओर सपोर्ट नहीं होगा और अफगानिस्तान सपोर्ट ना होना ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े टेंशन का कारण बनेगा। मुझे लगता है कि जो वो सपोर्ट रहेगा वो केवल चीन का रहेगा। चीन खुलकर ओपनली, चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष है, मुझे लगता है कि डायरेक्ट भी चीन इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि चाहे हम इजराइल की बात करें, हम टर्की की बात करें, अजरबैजान जैसे देश की बात करें, सऊदी, यूएई, कतर जैसे देशों की बात करें, जो जी। परंपरागत रूप से क्या थे, पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे, आज वो पाकिस्तान के साथ खड़े होते हुए, जो मैंने आपको कहा टर्की का स्टेटमेंट, टर्की ने कहा हमने किसी तरह का कोई भी वेपन सप्लाई वो आपका पाकिस्तान को नहीं की है। तो मुझे लगता है कि चीन के अलावा बाकी का हमको एक अंदेशा है कि टर्की, अजरबैजान का अंदेशा है। लेकिन आज के हालात में देखिए घटना क्या है, घटना ये है कि निर्दोष लोगों को मारा गया है और हमने उसको एक रोग स्टेट की तरह डिक्लेयर किया, बाकायदा सबूत देशों को दिए हैं कि पाकिस्तान की इसमें क्या है, पूरी साजिश है, पाकिस्तान का पूरा क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और देखिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जो हड़बड़ी में 2-3 स्टेटमेंट दिए, जैसे उनके रक्षा मंत्री ने खुद कह दिया कि पाकिस्तान खुद कह रहा है, इन्वॉल्व रहा है 3 दशकों तक, और और सिमला सर, भारत तो कभी भी इस तरह की पहल करता ही नहीं है। भारत तो हमेशा से शांति के पक्ष में ही रहा है, लेकिन अगर फिर आप भारत के निर्दोष लोगों के साथ इस तरह से करेंगे तो ये बर्दाश्त के लायक बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।